तो आज हम जिस हैवान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर कैद हुआ होगा, लेकिन उसके नाम का खौफ आज भी लोगों के अंदर जिंदा है और उसका सामना करने वाले लोगों के परिवार वाले आज तक इस डर में और खौफ में जी रहे हैं कि जेफरी डामर नाम का कोई एक शख्स था जिसने लोगों को रियल लाइफ मॉन्स्टर क्या होता है वो दिखाया और उसके खौफ से कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। तो आज हम जिस हैवान के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जेफरी डामर और इस इंसान ने अमेरिका के लोगों को और वर्ल्ड के लोगों को हिलाकर रख दिया था। तो 21 मई 1960 को मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में लायनल और जॉइस के घर पर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जेफरी डामर। माँ जॉइस यहाँ पर एक टेलीटाइप मशीन इंस्ट्रक्टर होती है, वहीं फादर लायनल एक रिसर्चर केमिस्ट होते हैं। वो दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और जेफरी का बचपन भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बचपन से ही उसे अकेले रहने का शौक था और वो किसी से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। उसे किसी की भी कंपनी पसंद नहीं आती थी और डबल हर्निया की सर्जरी के बाद तो वो और भी ज्यादा शांत स्वभाव का हो गया था। अब देखो यहाँ पर खाली 1 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन के टाइम पर कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमको दिखाता है कि जेफरी कैसा था, उसके पेरेंट्स कैसे थे, और उसके बाद की जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही हॉरिफिक है और यूट्यूब उसको अलाउड भी नहीं कर रहा है। तो उसके बाद की वीडियो आपको एज एन ऑडियो पॉडकास्ट सुननी होगी। कुछ ही वक्त के बाद में उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती चली गई जब उसकी मदर को एक्सट्रीम एंजाइटी इश्यूज होने लगे और वो हमेशा अपने हस्बैंड लायनल से झगड़ा करती रहती थी और कई बार उन्होंने दवाई का ओवरडोज करके खुद को मारने की भी कोशिश करी थी। और घर की इस माहौल से जेफरी और उसका छोटा भाई डेविड बहुत परेशान रहते थे। अब स्कूल में आने पर वो और भी ज्यादा शाय हो गया था और हमेशा वो अकेला ही रहा करता था, जहाँ उसे एनिमल्स के पीसेस करने का शौक आ गया था। लेकिन इस चीज को सबने काफी नॉर्मल लिया। इवन ये शौक उसको अपने फादर से ही मिला था जिन्होंने उसे चिकन बोन्स को ब्लीच में घुलने के बारे में बताया था, वो भी तब वो मात्र 8 साल का था। अब हाई स्कूल तक आते आते वो स्कूल में सबसे अलग सा हो गया और 14 साल की उम्र में उसे शराब की लत लग गई। साथ ही साथ इस टाइम के आसपास उसको ये पता चलता है कि वो एक होमोसेक्सुअल है और ये बात उसने अपनी फैमिली से छुपा कर रखी थी और किसी लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में भी आ गया था जो कि ज्यादा क्लोज नहीं था। अब आगे चलकर उसे सेक्सुअल असॉल्ट जैसे ख्याल आने लगे जिसके अंदर वायलेंस जैसी चीजें शामिल थी। साथ ही साथ वो मृत एनिमल्स के साथ में यहाँ पर ये सब किया करता था और ये काफी अजीब था और उसने ये कुछ लोगों पर ट्राई करने की कोशिश भी करी थी जिनसे वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था और उन पर वो नजर भी रखा करता था। अब कुछ ही वक्त के बाद में उसके पेरेंट्स अलग हो गए थे और फादर और मदर अलग अलग रहने लगे और इस वक्त वो बिल्कुल अकेला हो गया था और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह मॉन्स्टर का रियल जन्म होने वाला था। अब अपनी टीनेज में जेफरी की मुलाकात साथ में ही पढ़ने वाले एक लड़के स्टीवन मार्क हिक्स से होती है और उसकी ओर वो अट्रैक्ट हो गया। वो स्टीवन को ड्रिंक करने के बहाने से अपने घर पर लेकर आता है और यहाँ पर उसने स्टीवन के सर पर डंबल से मारा और फिर उसका गला घोटकर उसको जान से मार दिया और यहाँ पर हुआ था जेफरी द मॉन्स्टर डामर का जन्म। अब उसने स्टीवन को जान से तो मार ही दिया था, लेकिन इससे भी भयानक काम उसने अब किया। उसने उसकी बॉडी के पास में ही मैस्टरबेट किया। उसने स्टीवन की बॉडी को अपने घर के बेसमेंट में काट दिया और फिर उसे गार्डन में ही बैरी कर दिया और कुछ हफ्तों के बाद में उसने इस बॉडी को काट कर फ्लैश को अलग किया जिसे एसिड में डिसॉल्व किया और बोन्स को पीस कर वुड्स में छिड़क दिया। स्टीवन को मारने के 6 महीने के बाद में जेफरी के फादर अपने फियोन्से के साथ घर आए और अकेले रह रहे जेफरी को अपने साथ ओहायो ले गए, जहां पर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ और फिर उसने आर्मी ज्वाइन करी। लेकिन वहां पर उसने कुछ लड़कों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया जिसके चार्जेस से वो समाओ बच गया और उसके नशे की लत हद से ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उसे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि वो अनफिट था और 1981 के टाइम पर उसे एक फ्री प्लेन टिकट के साथ वहां से रवाना कर दिया गया। वो अपने फादर को डिसअपॉइंट भी करना नहीं चाहता था, तो वहां से वो मायामी बीच जाता है यानी कि फ्लोरिडा और वहां पर वो छोटा मोटा काम करके दिन गुजारने लगता है और घर को रेंट पर ले लेता है। इनफैक्ट उसने वहां के रेंटेड हाउस का सारा सामान बेचा, लेकिन शराब की लत से उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे, जिसके बाद में वो वापस ओहायो चला गया। ओहायो आने के बाद में वो अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ में रहता था और अपने लिए जॉब भी ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी नशे की लत और वायलेंट बिहेवियर की वजह से उसे कई बार जॉब से भी निकाला गया था और अक्सर वो पब्लिक प्लेसेस पर गलत हरकतें करता था जो कि सेक्सुअली अपीलिंग होती थी और उसने कई बार बच्चों को मोलेस्ट करने की भी कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उसे 1980
1987 तक कई बार जेल जाना पड़ा। अब 20 नवंबर 1987 के वक्त में वो वेस्ट एलिस ने अपनी ग्रैंडमदर के साथ में रहने लगा और उसकी मुलाकात हुई स्टीवन से और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो उसे मिल्वॉकी के एम्बेसडर होटल में लेकर आया, जहाँ पर उसका इरादा इसे मारने का नहीं था, बस उसके साथ अपने सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करने का था। लेकिन अगले दिन जब वो जागा तो उसने ये देखा कि वो मरा हुआ पड़ा है। इसके मुंह से खून निकल रहा था और चेस्ट पर काफी अंदरूनी घाव थे और जेफरी के हाथ में सूजन भी होती है जैसे उसने उसको काफी पीटा हो, लेकिन असल में उसको ये करना नहीं था और उसे यकीन भी नहीं होता कि ये उसने किया है। लुक्स लाइक कि उसको यहाँ पर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है और ये स्टीव पहले वाला स्टीव नहीं है, इसका पूरा नाम है स्टीव डुओमी। मतलब कि जेफरी इतना ज्यादा हैवान हो गया था कि उसे उसके एक्शंस याद तक नहीं रहते थे। अब वो उसके शरीर को अपने दादी के घर पर ले गया एक बड़े से सूटकेस में भरकर। यहाँ पर उसने उसे एक हफ्ते तक छुपा कर रखा और फिर बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और ट्रैश बैग में भर दिया और टुओमी के सर को अलग करके अपने पास रख लिया, जिसको उसने बॉयल किया और अपनी मैस्टरबेशन के लिए इस्तेमाल करने लगा। वो सर जब खराब हुआ तो उसने उसे बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह ही ठिकाने लगा दिया। अब उसकी खून के बाद में उसे ये सब करना अच्छा लगने लगा और उसने नए शिकार ढूंढना शुरू कर दिया और उसे बार्स में बाहर आदमी मिल जाते थे जिनके साथ में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज किया करता था और फिर उनका गला घोंटकर उन्हें जान से मार दिया करता। अब कुछ ही वक्त के बाद में उसकी मुलाकात एक टीनेजर लड़के डॉक्स्टेटर से होती है जिसे वो पैसे का लालच देकर अपने घर पर लेकर आता है और उसके साथ गलत हरकत करके उसे भी जान से मार देता है और सेम टोमी की तरह ही उसने इस बॉडी को घर में ही एक हफ्ते तक रखा और फिर जैसा जैसा उसने टोमी के साथ में किया था उसने वैसा ही किया, जिसके बाद अंत में उसने उसके शरीर को ठिकाने लगा दिया। 1988 में उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक बाइसेक्सुअल मेल से होती है जिसे वो अपने घर पर लेकर आता है और उसको भी जान से मारने के बाद उसने उसकी बॉडी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर उस बॉडी का भी वही हाल किया जो कि वो किया करता था और सर को अलग निकाल लिया, जिसके खराब होने पर उसको फेंक दिया। अब जेफरी के लिए ये सारे काम काफी आम हो गए थे और वो अनजान लोगों को अपने साथ घर पर लेकर आता था और फिर उनके साथ में इंटीमेट होता, उन्हें जान से मारता और बॉडी को ठिकाने लगाने वाला भयानक तरीका तो हमको पता ही है। वो उन बॉडीज के साथ में कई बार गलत हरकतें किया करता था और उनके सर और कभी कभी तो प्राइवेट पार्ट्स को अपने पास संभाल कर रख लिया करता और कई बार बॉडी पार्ट्स को खा भी जाता था, जो कि काफी ग्रूसम है। अब ये सब उसकी ग्रैंडमदर के घर पर उनसे छुपकर वो कर रहा था, लेकिन उसकी दादी ने उसे घर छोड़ने को कहा क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ गलत काम करता है। अब उन बेचारी को कौन बताए कि ये कितना भयानक काम कर रहा था। अब इसी बीच उसने एक टीनेजर को मोलेस्ट करने की कोशिश करी, जिसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ लॉ के लूप होल्स और अपने फादर की हेल्प से, जिन्होंने उसे बचाने के लिए एक अच्छे लॉयर को साइन किया था, हुआ ये कि वो इस केस में बच गया क्योंकि कोर्ट में उसके लॉयर ने ये साबित कर दिया कि उसके एक्शंस उसकी पास्ट लाइफ के ट्रॉमा की वजह से है और उसने ये कह दिया कि वो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से भी पीड़ित है, जिसका मतलब ये होता है कि एक इंसान सोशल एक्टिविटीज नहीं करता और सभी से इंटरेक्शन करने से दूर रहता है और काफी ज्यादा शाय रहता है। अब कोर्ट ने कुछ हियरिंग्स के बाद में जेफरी के पक्ष में लगभग सारे ही सबूत होने की वजह से उसे कुछ सजा के बाद में रिहा कर दिया। अब रिहा होने के बाद में वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पर आकर रहने लगा और वो सजा काट कर आया था। कानून की तलवार उसके ऊपर लटकी हुई थी, तो एक आम आदमी ऐसे में क्या करेगा? तो ऐसे में एक आम आदमी बिल्कुल शांत रहेगा और कुछ भी गलत करने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जेफरी डामर कोई आम इंसान नहीं था, तो वो रुका नहीं और कुछ ही महीनों के बाद में उसने अपने 5वें विक्टिम एंथनी सीयर्स को अपना शिकार बनाया। वो उसे एक बार में मिला था और फिर वो उसे अपने साथ अपनी ग्रैंडमदर के घर पर ले आया, जहाँ पर वो लोग इंटीमेट हुए और फिर जेफरी ने उसका गला घोंटकर उसको मार दिया। उसने बॉडी को अपनी ग्रैंडमदर के बाथटब में ही रखा और फिर उसका सर काट कर अलग किया और बॉडी से स्किन उतार दी। फिर उसने बॉडी के फ्लैश को निकाला और बोन्स को पीस कर ट्रैश में ठिकाने लगा दिया। जेफरी को सीयर्स काफी अट्रैक्टिव लगता था, इसलिए वो पहला विक्टिम बना जिसका सर और प्राइवेट पार्ट्स को डैमर ने अपने पास संभाल कर रखा, वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि इससे पहले तो वो सर यूज करने के बाद में फेंक दिया करता था, लेकिन इस बार उसने सर और प्राइवेट पार्ट्स को एक केमिकल एसीटोन की हेल्प से एक वुडन बॉक्स में संभाल कर रख लिया, वो भी एज अ ट्रॉफी। अब मई 1989 के टाइम पर उसको 5 साल की सजा और 1 साल हाउस ऑफ करेक्शन में रहने की सजा सुनाई गई और वहाँ रहते हुए उसे अपनी जॉब करने के लिए वर्क रिलीज दिया गया, जिसके अंदर कोई कैदी काम पर या फिर अपनी जॉब पर जा सकता है और फिर लौट कर उसे वापस जेल आना पड़ता है। अब सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है और लगभग 1 साल के बाद में डामर को पैरोल दे दी जाती
जाती है और 1990 के अंदर वो ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जो कि लोकेटेड होती है नॉर्थ 25th स्ट्रीट इन मिल्वॉकी। और ये जगह एक हाई क्राइम वाला एरिया था, लेकिन यहाँ से उसका वर्क प्लेस आसपास था और ये जगह उसके बजट में फिट बैठ रही थी। और बात करें क्राइम की तो वो तो खुद ही एक बेताज बादशाह था उसका। अब अपने नए घर में शिफ्ट होते ही वो अपनी ग्रैंड मदर के घर से एंथनी सीयर्स के सर को भी अपने साथ लेकर आता है और कुछ दिन बाद उसको अपना 6th विक्टिम मिल जाता है। ये होता है एक मेल प्रोस्टिट्यूट रेमंड स्मिथ, जिसे वो पैसों के लालच में अपने घर पर लेकर आता है और फिर उसे जान से मार देता है। और इस अपार्टमेंट में ये उसका पहला खून था। ये करने के बाद में वो मार्केट से एक पोलरॉइड कैमरा भी लेकर आता है और मन मारकर उसकी फोटोज लेता है, वो भी अलग अलग पोजेस में, और फिर उसकी बॉडी को टुकड़ों में बांट देता है। बॉडी पार्ट्स को उबालता है, हड्डियों को ऐसे कंटेनर में डुबाकर डिसॉल्व कर देता है और सर को अपने पास रख लेता है, जिसे उसने रेड पेंट किया, और उसको वो सीयर्स के सर के पास ही एक मेटल फिलिंग कैबिनेट में रख देता है। अब इसके एक हफ्ते के बाद में वो एक आदमी को अपने साथ लेकर आता है अपने क्राइम को हमेशा की तरह अंजाम देने के लिए, लेकिन इस बार उससे गलती ये हो जाती है कि वो काफी ड्रिंक कर लेता है, जिससे उसकी आंख लग जाती है। और अगले दिन जब वो उठता है तो वो आदमी उसके थोड़े कपड़े, कुछ पैसे और घड़ी वगैरह लेकर भाग गया था, जिसकी रिपोर्ट डैमर ने पुलिस पर नहीं की थी। और करता भी कैसे, और वो अगर ऐसा करता तो उसे ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ता, यानी कि ये काफी किस्मत वाला था और वो बच गया था। खैर जून 1990 में वो अपने नए विक्टिम को अपने घर पर लेकर आता है और उसके साथ भी वही सब करता है जो कि वो सबके साथ किया करता था। और ये विक्टिम था एडवर्ड स्मिथ, जिसको पहले उसने मारा और इस बार उसने उसकी बॉडी और सर को फ्रिज के अंदर रख दिया ताकि उसका मॉइस्चर न खो जाए। भाई साहब बहुत ही भयानक आदमी है ये, मतलब कि सीरीज देखते टाइम ना मन के अंदर ऐसा हो गया था कि क्या ही बोलूं। खैर कुछ महीनों के बाद में उसने बॉडी को खत्म करके ठिकाने तो लगा दिया, जिसके बाद में उसने सर को निकाला फ्रिज के अंदर से और ठंडे सर को नॉर्मल करने के लिए उसने उसे ओवन में रख दिया, जिससे कि वो फट गया और उसके पास स्मिथ की कोई निशानी नहीं बची थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। लोग क्या क्या चीज खोने पर दुखी होते हैं और इसको देखो। खैर अब डैमर के लिए एक आम सी चीज बन गई थी और वो अपने विक्टिम्स को ऐसे ही ढूंढता और फिर उन्हें जान से मार कर खाने के लिए उनका फ्लैश निकाल लेता और ट्रॉफी के तौर पर अपने पास उनका सर रखता। खैर अब उसका अगला विक्टिम बनता है कॉनर रैक, जो कि उस लड़के का छोटा भाई था जिसको डैमर ने 1988 के टाइम पर मोलेस्ट किया था। वो उसको घर लाता है और लालच देता है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करता है। उसने उसको ड्रग दिया और फिर उसके साथ में गलत हरकत करी और अपने बेडरूम में लेकर गया, जहाँ पर 3 दिन पहले ही मारे गए विक्टिम टोनी की बॉडी पड़ी हुई थी। बेहोश पड़े कॉनर रैक को छोड़कर वो बाद में ड्रिंक करने चला जाता है और अगले दिन जब वो वापस आता है तो उसने ये देखा कि कॉनर रैक 3 लेडीज से बात कर रहा था और नेकेड था और उन लेडीज ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस आने के बाद में डैमर ने मैटर संभाल कर ये बोला कि वो दोनों कपल हैं और सबूत के तौर पर उसने वो पिक्चर दिखाई जो कि एक रात पहले उसने निकाली थी और ये बोला कि कॉनर रैक ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी रात में, इसलिए उसे होश नहीं था। और पुलिस को यहाँ पर कुछ भी गलत जैसा नहीं लगता, जो कि काफी वियर्ड है। और सबसे भयानक बात ये थी कि कॉनर रैक को पुलिस ने उसके ही हवाले कर दिया था, जिसके बाद में वो भी नहीं बच पाया। यानी कि पुलिस कितनी डम हो सकती है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद उन्होंने घर की तलाशी तक नहीं ली, जिसके बाद में पुलिस वापस चली जाती है। यानी कि यहाँ पर पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी। एक चीज और थी कि डैमर के नेबर्स ने कई बार उसकी कंप्लेंट भी करी थी कि उसके घर से एक चेनसॉ की आवाज आती है, शोर होता है और चिल्लाने की बहुत तेज आवाजें निकलती हैं और बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। लेकिन उसने ये बोलकर चीजों को संभाल लिया कि उसके घर का जो फ्रीजर है वो खराब है, जिससे कि सामान खराब होने से स्मेल आ जाती है और उसकी फिश भी मर गई थी तो वो स्मेल उसकी होगी। पुलिस ने बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नहीं करी थी। अब इस तरह डैमर ने बहुत से लोगों को अपना विक्टिम बनाया, जान से मारा, शॉप के लिए उनकी बॉडीज की फोटो ली, ट्रॉफी के तौर पर उनके स्कल को अपने पास में रख लिया था और सब ऐसा ही ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन 22 जुलाई 1991 को वो दिन आता है जब वो पकड़ा जाने वाला था। वो एक बार में जाता है और 3 आदमियों से उसने बात करी कि वो उसके घर चले और पैसे लेकर उसके लिए नेकेड फोटोशूट कराए, जिसके लिए 2 लोगों ने मना कर दिया जो कि समझदार थे। लेकिन एक बेवकूफ आदमी यानी कि ट्रायो मान गया और डैमर के साथ वो अपार्टमेंट में आ गया था, जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती नहीं बल्कि डैमर की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर जेफरी डैमर ने उसको ड्रग दी और फिर उसे नाइफ दिखाकर वो उसके हाथों में हथकड़ी लगाने लगा, लेकिन वो हथकड़ी ठीक से लगी नहीं थी। और फिर वो ट्रायो को अपने साथ बेडरूम में लेकर गया, जहाँ पर बॉडीज की फोटोज को देखकर यहाँ पर वो समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है और ट्रायो एक बहुत बड़े खतरे में है। और तभी वो शांत रहकर डैमर से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके कहे अनुसार सब कुछ करेगा, बस वो नाइफ हटा ले। और डैमर के ऐसा करते ही वो वहाँ से भाग निकला और पुलिस के पास में जा पहुंचा। उसने पुलिस को सब कुछ
बताया और फिर पुलिस उसके साथ जेफरी के घर पर आ जाती है और पुलिस को घर के अंदर आने से रोकने के लिए जेफरी डामर ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस उसके घर के अंदर आ जाती है जहां पर उन्होंने छानबीन करी। यानी कि फाइनली पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी काफी महीनों के बाद में, क्योंकि उसके नेबर्स काफी टाइम से उनको कंप्लेन कर रहे थे कि उसके घर में कोई न कोई दिक्कत है। फाइनली उसके घर की छानबीन की जाती है जिससे उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज की फोटोज थी, डेड बॉडीज के पार्ट थे रेफ्रिजरेटर के अंदर और बहुत सारे कटे हुए सर थे जो कि डामर के लिए ट्रॉफीज थी। पर अब डामर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका इंटेरोगेशन किया जाता है जहाँ पर वो अपना गुनाह आसानी से कबूल लेता है और एक अजीब बात भी कहता है कि चलो अभी सब रुक जाएगा। यानी कि उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी चीज थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो चाहता था कि ये चीज रुक जाए, लेकिन उसके अंदर का जो हैवान था वो उसको रुकने नहीं दे रहा था। अब उसे कोर्ट के सामने भेजा गया, काफी सारे ट्रायल्स हुए, काफी हियरिंग्स हुई और दावा किया गया कि डामर बहुत से मेंटल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, लेकिन कोर्ट ने उसको आखिरकार सजा सुना दी क्योंकि जो उसके गुनाह थे वो बहुत भयानक थे और ये मैक्सिमम सजा थी 15 लाइफ टर्म्स की, इन टोटल 957 इयर्स की। और फिर बाद में उसके सबसे पहले विक्टिम स्टीवन हिक्स के लिए भी उसको सजा सुनाई गई थी। अब जेफरी जेल के अंदर था, वहाँ पर वो बाइबल वगैरह भी पढ़ा करता था, जहाँ पर उसको समझ में आ गया था कि वो क्लियरली बहुत ही ज्यादा ईविल इंसान है। इनफैक्ट उसने कोर्ट के सामने ये तक बोला था कि उसके ऊपर कोई भी नरमी ना बरती जाए, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम और बुरी से बुरी सजा सुनाई जानी चाहिए क्योंकि वो इतना बुरा आदमी है। इनफैक्ट वो ये भी बोलता है कि अगर वो खुद की जान देकर बाकी सभी विक्टिम्स की जान वापस ला सकता तो वो ऐसा जरूर करता। अब सभी लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर उसे उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है और वो जेल में अपनी पूरी जिंदगी अब बिताने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब तभी एक दिन ऐसा होता है कि ये उसका साथी कैदी होता है जिसका नाम क्रिस्टोफर स्कारवर था, उसने उसका खून कर दिया और उसने मेटल रॉड से उसके सर पर वार किया था। और उस टाइम पर भी जेफरी ने ये कहा था कि मुझे मार दो क्योंकि मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद में स्कारवर ने कई बार उसके सर पर हिट किया और उसकी मौत हो गई। अब जब वहाँ पर गार्ड और ऑफिसर्स आते हैं तो स्कारवर ये कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे गॉड ने कहा था और वो चोजन मन है। इनफैक्ट यहाँ पर जेफरी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वो ऑलरेडी मारा जा चुका था। अब उसके अरेस्ट होने के बाद में सबको उसके बारे में और मिल्वॉकी कैनिमल के बारे में पता चला और तब से सबके अंदर जेफरी डामर के नाम का खौफ है। अब डामर को मिल्वॉकी कैनिमल कहे या फिर जेफरी द मॉन्स्टर डामर, उसका खौफ आज भी लोगों के अंदर जिंदा है और जिन लोगों को उसने इतनी बुरी तरह से मारा था उनकी फैमिली वाले कभी भी उस दर्द और डर से बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर टोटल जेफरी ने 17 लोगों की जान ली थी, जो की शुरुआत हुई थी 1978 के अंदर स्टीवन हिक्स के साथ में, और जो उसका आखिरी विक्टिम था उसका नाम होता है जोसेफ ब्रेडहॉ, जो कि मात्र 25 साल का था और वो जुलाई 1991 में मारा गया था। तो दोस्तों ये थी डामर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज की कहानी पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर रियल स्टोरी और नेटफ्लिक्स की सीरीज दोनों को मिक्स करके आपको बताया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। और लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने सबसे ज्यादा डरावनी और स्केरी सीरीज या फिर मूवी कौन सी देखी है, तो भाई ये मेरी नजर में सबसे ज्यादा भयानक और हॉरर मूवी है। इसको जाकर जरूर देखना अगर आप डरना चाहते हो। मतलब कि जो आपकी अंदरनियां है ना, उनके अंदर एक गांठ बन जाएगी। मतलब कि कोई क्या है, डेविल और डीमन से डरेगा। मेरे हिसाब से तो किस तरह के जो हैवान होते हैं ना, इनसे ज्यादा डरावना कोई नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज की कहानी को सुनकर और रियल स्टोरी को सुनकर जरूर डरे होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।